हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में जो टॉपिक बाय टॉपिक है उसके बारे में पूरा सिलेबस को हम कवर करेंगे, यानी A to Z जानकारी जो होगा उसे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसका सिलेबस है, जो ये हिस्ट्री है एंशियंट हिस्ट्री, इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, पहला चैप्टर है इतिहास एक परिचय, इसके बाद है सोर्स और पाषाण काल, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता, इसी को बोला जाता है, और वैदिक काल, महाजनपद। यानी जो एंशियंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें 6 पार्ट में महाजनपद और एक पार्ट में क्या है, इतिहास का एक परिचय, स्रोत है, पाषाण काल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है और महाजनपद है। इसके बाद अगला चैप्टर का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसके बाद हर्यक वंश और मौर्य काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास। इसके बाद विविध। इसमें ये सारे टॉपिक हैं। इस टॉपिक को हम धीरे धीरे क्लास बाय क्लास कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम शुरुआत कर रहे हैं भारत का प्राचीन इतिहास। यानी देखिए, प्राचीन भारत, सबसे पहले मनुष्य इस तरह से था, इसके बाद थोड़ा इसमें वृद्धि हुआ, इस तरह से आया, इसके बाद फिर वृद्धि किया, इसके बाद फिर वृद्धि किया, और आज मनुष्य को हम इस रूप में देख रहे हैं। तो ये जो क्रम है, यानी सबसे पहले किस अवस्था में था, इसके बाद जो जो समय बढ़ते गया उस तरह से मनुष्य को आगे बढ़ते गया और रूपरेखा में धीरे धीरे परिवर्तन होते गया। आज जो हम इस क्लास को बता रहे हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यानी एंशियंट हिस्ट्री में जितना टॉपिक बताया जाएगा वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके बाद आगे है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी चैप्टर यही था, प्राचीन भारतीय इतिहास के सोर्स, यानी सोर्स क्या है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सबसे पहले इसको 2 भाग में बांटा गया था, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। ठीक है। इसके बाद अगला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन चीज आता है, सिक्का आता है, अभिलेख आता है, स्मारक आता है, मूर्तियां आता है और चित्रकला आता है, और अन्वेषण यानी उत्खनन आता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत, स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं। तो सिक्का आता है, अभिलेख आता है, स्मारक आता है, मूर्ति आता है, चित्रकला आता है और उत्खनन आता है। ये सब भारतीय इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला है प्राचीन भारत में दिया गया है कि हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख ये किस व्यक्ति से संबंधित था। तो राजा खारवेल व्यक्ति से संबंधित था। और ये सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किसने किया था। तो राजा खारवेल ने किया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किसने किया था, राजा खारवेल ने किया था। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है। तो रुद्र दामन से संबंधित है। और नासिक अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है। तो गौतमी बालश्री से संबंधित है। इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख किस व्यक्ति से संबंधित है। तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। यानी इसके बाद इसमें चंपू शैली, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंपू शैली किस व्यक्ति से संबंधित था। तो समुद्रगुप्त। और किस स्तंभ से है। तो प्रयाग स्तंभ लेख से। इसके बाद एहोल अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसके बाद आगे दिया गया है वही है कि मंदसौर अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है। तो मालवा के नरेश यशोवर्मन से। और ये रेशम बुनकर की जानकारी प्राप्त होता है किस अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके बाद आगे है ग्वालियर अभिलेख, इसमें प्रतिहार नरेश भोज के द्वारा ग्वालियर अभिलेख का पता लगाया गया था। इसके बाद है भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है। तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपारा अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है।
तो विजय सेन से संबंधित है। इसके बाद एरन अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है, तो भानुगुप्त से संबंधित है। आज के इस सेशन में हम जो चीज़ बता रहे हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। एंशिएंट हिस्ट्री में जितना जानकारी अभी हम दे रहे हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन था, अभिलेख का नाम क्या था, तो इस अभिलेख का नाम था सोहगौरा अभिलेख जो यूपी से संबंधित है। इसके बाद एक चीज़ और है, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से मिलता है। इसके बाद संपूर्ण यानी सर्वप्रथम हूनों की जानकारी, सर्वप्रथम हूनों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, तो भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम हूनों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है, भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इसके बाद आगे दिया गया है नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये सब शैली का नाम है। देखिए नागर शैली में पहले इस तरह से मंदिर रहता था, यह है बेसर शैली का मंदिर और यह है द्रविड़ शैली का मंदिर। तो शैली इसमें 3 प्रकार का बताया गया, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। इसमें मंदिर का ढांचा इस तरह से रहता था, गुंबज की तरह था। इसमें भी था लेकिन आगे से इसमें कुछ अलग डिजाइन रहता था और इसमें तो सबसे अलग ही डिजाइन रहता था। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है नागर शैली। नागर शैली किसको कहते हैं, यानी नागर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जाता है। यानी नागर शैली का जो प्रसार है वो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक देखा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है इसी में कि खजुराहो के मंदिर नागर शैली में, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा खजुराहो का मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो नागर शैली का उदाहरण है। और इस शैली के मंदिर मुख्यतः मध्य भारत में पाए जाते थे। यानी नागर शैली के मंदिर मुख्य रूप से कहाँ में पाए जाते थे, मध्य भारत के अंतर्गत पाए जाते थे। जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, ये कहाँ में, खजुराहो में है। ये किस शैली का उदाहरण है, तो नागर शैली का उदाहरण है। इसके बाद लिंगराज मंदिर, ये ओडिशा भुवनेश्वर में स्थित है। ये भी मंदिर जो है नागर शैली का उदाहरण है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर, ये पुरी यानी ओडिशा में है और यह मंदिर भी नागर शैली का उदाहरण है। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ओडिशा कोणार्क में और ये भी नागर शैली से संबंधित है। इसके बाद मुक्तेश्वर मंदिर, ये ओडिशा में है। इसके बाद खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश यानी एमपी में। दिलवारा के मंदिर आबू पर्वत राजस्थान में, यानी माउंट आबू कहाँ में, राजस्थान में। और ये जितना सब दिया गया है ये सब मंदिर किस शैली से संबंधित है, तो नागर शैली से संबंधित है। इसके बाद सोमनाथ का मंदिर, ये सोमनाथ जो गुजरात में पड़ता है, ये सब किससे संबंधित था, तो नागर शैली से संबंधित था। अगला टॉपिक है वेसर शैली। वेसर शैली, इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी के बीच निर्मित होता था। नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर या बेसर शैली की संज्ञा दी गई थी। यह विन्यास में द्रविड़ शैली का तथा रूप में नागर जैसा होता था। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा किस शैली को चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है, तो बेसर शैली को चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता था। और इस शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी के बीच तक था। और इससे पहले हमने आपको बताया कि जो नागर शैली था इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो नागर शैली का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक था। नागर शैली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो हिमालय से लेकर और विंध्याचल पर्वतमाला तक विस्तार था। इसके बाद हमने बताया आपको बेसर शैली। बेसर शैली का विस्तार यानी फैलाव वो विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर कृष्णा नदी के बीच था। इसके बाद हमने बताया आपको कि वेसर शैली को और चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री में जो 3 पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक हिस्ट्री, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री जितना भाग का जो पार्ट है ये सब पार्ट से आप लोग को क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में। तो चलिए आगे सेशन में चलते हैं। इसके बाद एक है
द्रविड़ शैली, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ में है? मदुरई में। और मीनाक्षी मंदिर का संबंध किस शैली से है? तो द्रविड़ शैली से है। इसके बाद इस मंदिर का जो विस्तार है कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक है, यानी कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली का मंदिर पाया जाता है। इसके बाद यह शैली दक्षिण भारत में विकसित हुआ था, यानी द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण इसका नाम यही पड़ गया, क्या? द्रविड़ शैली। इसके बाद तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिकांश मंदिर इस श्रेणी के पाए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमिलनाडु और निकटवर्ती क्षेत्रों में अधिकांश मंदिर किस शैली के पाए जाते हैं? तो द्रविड़ शैली के पाए जाते हैं। इसमें हमने क्या बताया आपको कि मीनाक्षी का मंदिर जो कहाँ में, वो मदुरई में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मीनाक्षी का मंदिर कहाँ में? मदुरई में। इसके बाद ये मीनाक्षी का मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। इसके बाद द्रविड़ जो शैली है वो उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। और यह शैली दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण, यानी इस शैली को दक्षिण भारत में विकसित होने के कारण इसे द्रविड़ शैली का नाम दिया गया। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु व निकटवर्ती क्षेत्रों के अधिकांश मंदिर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, आगे दिया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 1987 ईस्वी में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, यानी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पहला नंबर तो ये पूछा जाएगा कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची 1987 ईस्वी में शामिल हुआ था, कौन सा मंदिर को शामिल किया गया था? तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। यानी इसके बाद ऐसे पूछा जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ में है? तो तंजौर में है। इसको चोल शासक राजा राज के द्वारा निर्मित किया गया था। यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राज के द्वारा करवाया गया था। ये कब करवाया गया था? तो 1000 वर्षों से ये जो मंदिर है वो 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। कौन सा मंदिर? ये तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको विश्व यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 1987 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए आगे दिया गया है कि पंचायतन शैली का सुदूर नमूना विश्वनाथ मंदिर है। यानी क्वेश्चन इसे पूछा जाएगा कि पंचायतन शैली का सुदूर नमूना कौन सा है? तो विश्वनाथ मंदिर। या विश्वनाथ मंदिर किस शैली का उदाहरण है? तो पंचायतन शैली का उदाहरण है। इसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण इफेक्ट दिए गए हैं यह है कि ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ में? भुवनेश्वर में। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ में? भुवनेश्वर में। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ में? MP खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। और दशावतार मंदिर कहाँ में है? देवगढ़ यानी UP में। और गंडेश्वर मंदिर कहाँ में? महाराष्ट्र में। इसमें जितना चीज़ बताया गया है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद देखिए आगे कुछ है दिया गया है। अब आगे क्लास की जानकारी अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।